पृथ्वी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो आज इसका जवाब हम देंगे आपको इंडिया एट 9 में। और साथ ही बताएंगे 1000 करोड़ कीमत वाला ब्रिटिश लड़ाकू विमान 10 दिन से भारत में जंग क्यों खा रहा है। और अंत में जानिए ईरान से गद्दारी के बाद पाकिस्तान में ताजा हालात क्या हैं। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे हैं इस समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 12 बजते ही इतिहास रच दिया और 41 साल बाद वह दूसरे भारतीय बने जो अंतरिक्ष में जा रहे हैं। हालांकि यह सफर आसान नहीं होगा। यह मिशन न सिर्फ भारत के लिए गर्व करने का विषय है बल्कि आने वाले गगनयान मिशन के लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आपको पता है कि उन्हें अंतरिक्ष में जाने में कुल 28 घंटे का समय लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसे ISS भी कहते हैं वो धरती से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। इस तेज गति से घूमने वाले स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यान को सही तरीके से मिलना होता है। शुक्ला के साथ अन्य सदस्यों को लेकर गया ड्रैगन यान इस यात्रा में करीब 28 घंटे का समय लगाएगा और इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहले हम आपको कारण बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अपनी तय निश्चित कक्षा से तेज गति में घूमता रहता है। ड्रैगन अंतरिक्ष यान को लॉन्च होने के बाद धीरे धीरे व्यवस्थित करना होता है जिससे ISS की कक्ष में सही तरीके से तालमेल बैठाया जा सके। इस प्रक्रिया में यान को अपने ISS के साथ जोड़ना होता है और बेहद ही सटीक और कठिन काम होता है ये। इसमें अंतरिक्ष यान को स्पेस स्टेशन की गति और स्थिरता के साथ अच्छे तरीके से मेल खाना होता है। इस दौरान की गई छोटी सी भूल भी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसी कारणों से ड्रैगन धीरे धीरे ISS के करीब पहुंचता है जिसमें सुरक्षा निश्चित की जाती है। अंतरिक्ष में होने वाले मिशन के दौरान लॉन्च विंडो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह समय निश्चित करता है जिसमें रॉकेट को लॉन्च किया जाए, जैसे आज 12 बजे का था, जिससे वह कम ईंधन में और आसानी से ISS पहुंच सकता है। अगले 28 घंटे में ड्रैगन धीरे धीरे अपनी कक्ष को ISS की कक्ष के साथ मिलाता है जो छोटे छोटे थ्रस्टर फायरिंग के माध्यम से की जाती है। 26 जून को ड्रैगन ISS के हार्मनी मॉड्यूल में स्पेस फेसिंग पोर्ट के साथ डॉक करेगा। अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। 1000 करोड़ कीमत वाले ब्रिटिश लड़ाकू विमान 10 दिन से भारत में जंग क्यों खा रहा है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान 10 दिनों से उड़ान नहीं भर पा रहा है। केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर वो खड़ा हुआ है। इसको लेकर फाइटर जेट की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह भी उठने लगे हैं। 14 जून को ब्रिटेन के इस F-35B की इस एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, लेकिन तब से ये खड़ा हुआ है। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान है। अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा पोलैंड के पास ये फाइटर जेट है। इसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए के करीब है और रफ्तार भी 2000 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब है। ऐसे में इसका उड़ान न भर पाना कई सवाल खड़े कर रहा है। बताया जाता है कि लड़ाकू विमान F-35B लाइटनिंग II फाइटर जेट हाइड्रोलिक्स फेलियर का शिकार हुआ। ब्रिटिश रॉयल नेवी का यह 5वीं पीढ़ी का जेट है जो किसी भी रेडार या एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। पहले कहा गया था कि फाइटर जेट में कम ईंधन के कारण इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, लेकिन फिर हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर होने की बात सामने आई। ब्रिटिश एक्सपर्ट्स की टीम भी यहां आई, लेकिन यह उड़ान भरने में नाकाम रहे। थक हार कर भारत ने ब्रिटेन नौसेना को इस विमान को हैंगर में खड़ा करने की पेशकश की थी, जिसे ब्रिटेन ने मना कर दिया। ब्रिटेन का यह विमान उसकी एयर स्ट्राइक कोर ग्रुप का हिस्सा है। 14 जून को इमरजेंसी लैंडिंग के पहले F-35B ने इमरजेंसी सिग्नल भेजा था। हाइड्रोलिक सिस्टम किसी भी लड़ाकू विमान को सबसे अहम माना जाता है। लैंडिंग गियर, ब्रेक और फाइटिंग कंट्रोल्स इसी पर निर्भर होते हैं। F-35 का इस्तेमाल नाटो के कई सहयोगी देश जैसे कि ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड आदि करते हैं। F-35 के 3 वर्जन है जिसमें से F-35B नेवी का संस्करण है। F-35B की रफ्तार 1976 किलोमीटर प्रति घंटे तक की है। अमेरिकी हथियार कंपनी लॉकहार्ड मार्टिन X-35 ने इसका निर्माण किया है। इसकी रेंज 1667 किलोमीटर है और इसका वजन 14,700 किलो है। इसकी लंबाई 15 मीटर की है। यह मल्टी कैबिनेट एयरक्राफ्ट है। यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंटेलिजेंस सर्विलांस की निगरानी वाली क्षमता वाला फाइटर जेट है। यह बेहद कम जगह से टेक ऑफ करने में भी सक्षम है। सीधे ऊपर की तरफ उड़ान भरने की ताकत रखता है। F-16 के बाद F-35 ने 2006 में सेवाएं शुरू कर दी थी। इजरायली वायुसेना भी इसी का इस्तेमाल करती है। अब चलते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर कि ईरान से गद्दारी के बाद पाकिस्तान में क्या हालात हैं।
पाकिस्तान के 25 करोड़ पाकिस्तानी आज छाती पीट पीट कर रो रहे हैं और चीखा चिल्लाट कर रहे हैं। वह इसलिए दुखी हैं क्योंकि ईरान के आगे महाशक्ति अमेरिका खुलेआम सरेंडर कर गया। खमनई के बारूदी प्रहार से डरकर जंग का मैदान छोड़कर भाग गया। आप भी सोच रहे होंगे कि ईरान की जीत ने पाकिस्तानियों को खुशी का मौका दिया था। मुनीर शहबाज को पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटना चाहिए था कि ईरान जैसे मुस्लिम देश ने सुपर पावर अमेरिका को बैकफुट लाने में मजबूर कर दिया। लेकिन ईरान की जीत के बाद शहबाज शरीफ कहां गायब हैं, आज हम आपको बताते हैं। ईरान के खिलाफ इजराइल की जंग शुरू होने से पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बीच ट्रंप के तलवे चाटने की ऐसी होड़ लगी कि इन दिनों लोग उन्हें पड़ोसी देश ईरान के पीठ पे उन्होंने छुरा भोंक दिया। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले की जानकारी मुनीर और शहबाज को पहले ही दे दी थी, मगर चंद डॉलर के चक्कर में मुनीर शहबाज ने शिया सुप्रीम खमनेई के साथ धोखाधड़ी कर दी और उनको ये नहीं बताया। आप ये जानकर के हैरान हो ही जाएंगे कि मुनीर पाकिस्तान पहुंचे ही थे कि उसके फौरन बाद ट्रंप ने ईरान पर अटैक कर दिया। अपने बम वर्षकों से ईरान के न्यूक्लियर अड्डों को तहस नहस कर दिया। बस इसी खबर को सुनकर पाकिस्तान की दगदगी बन गई। उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या करें, ईरान को कैसे अपना मुंह दिखाएं। यही वजह है कि ईरान इजराइल के बीच सीजफायर होने के बाद पाकिस्तान अब सहमा हुआ है। उसे डर है कि ईरान से गद्दारी करने की सजा खमनेई हर हाल में उसे देंगे और इजराइल अमेरिका के पहले पाकिस्तान को ताबड़तोड़ हमले करेंगे। बस इसी बात पे पाकिस्तान अवाम अपनी हुकूमत और फील्ड मार्शल को जमकर कोस रही है। पाकिस्तान का दौरापन यहीं तक सीमित नहीं था। यूएस प्रेसिडेंट ने मुनीर शहबाज को क्या दिया? दोनों ने पहले तो ट्रंप के आगे दुम हिलाई, ट्रंप का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया। इसके लिए पाकिस्तान सरकार ने नोटिफिकेशन तक जारी कर दिया था। इसके बाद ट्रंप के इशारों पर दोनों ईरान के खिलाफ गर्दन हिलाने लगे, ईरान के खिलाफ साजिश का प्लान तैयार कर लिया और अमेरिका का साथ देने लगे। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। पाकिस्तान ने कतर पर हुए ईरानी हमले की निंदा की। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस यूएस बॉम्बर्स को दिया। ईरान पर जमीनी हमले के लिए मिलिट्री बेस भी दिया। मगर खमनेई तो शहबाज मुनीर ही क्या, ट्रंप और नेतन्याहू की सोच से 2 कदम आगे निकले। इसका ट्रेलर बीती रात अरब के तमाम देशों ने देख लिया। ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई ने अपनी किलर मिसाइलों से अरब में मौजूद अमेरिका के कई मिलिट्री बेसों को निशाना बनाया। ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइल फायर करी गई। ईरान की मिसाइल स्ट्राइक का नतीजा यह हुआ कि ट्रंप को दुनिया के सामने आकर सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। बस ईरान इजराइल युद्ध में जैसे ही सीजफायर हुआ तो पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई। मुनीर शहबाज की जान तो हलक में अटक गई। पाकिस्तान को यह डर सता रहा था कि क्या खमनेई का अगला टारगेट पाकिस्तान है। जिस तरह पाकिस्तान ने मुस्लिम मुल्क होते हुए भी ईरान से गद्दारी की, उससे आशंका जताई जा रही है कि इस गद्दारी की सजा उसे मिल सकती है। मतलब अब पाकिस्तान के लिए एक और फ्रंट जंग तैयार हो सकती है और वो उसे ईरान की तरफ से देखने को मिल सकती है। इस दफा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इस्लामिक देश ईरान है। उसने अपने हथियारों के दम पर अमेरिका और इजराइल तक को सरेंडर करा दिया। ऐसे में पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, यह सोचने की बात है। यह तो सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई ही तय कर सकते हैं। तमाम ऐसी न्यूज की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।